लेट्स स्टार्ट करते हैं सोडियम बैलेंस। याद रखिए सोडियम बैलेंस यानी जो हमारा थर्मोस्टेट है, हमारी बॉडी सोडियम को जो है 135 टू 145 मिली मोल पर लीटर रख रही होती है दो मेन ट्रिगर यूज़ करके। एक हमारे सेंसर्स हैं जो हाइपोथैलेमस, ब्रेन और बैरो रिसेप्टर्स जैसे हार्ट और आर्टरीज, वो डिटेक्ट करेंगे जब ब्लड बहुत ज़्यादा साल्टी हो जाएगा या बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। दूसरे हमारे इफेक्टर्स हैं जैसे एडीएच या वेजोप्रेसिन। जब ब्लड बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है तो ब्रेन एडीएच को रिलीज़ करेगा, तो वो हमारी किडनी को कहेगा कि होल्ड ऑन टू द वाटर टू डाइल्यूट द साल्ट। और इफेक्टर 1 ये हो गया एडीएच है वेजोप्रेसिन। दूसरा इफेक्टर होता है एल्डोस्टेरोन। जब बीपी लो होगा ना तो एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन आएगा और वो किडनी को कहेगा कि थोड़ा सा सोडियम ग्रैब करो, ठीक है। तो और फिर उसके साथ ऑब्वियसली वाटर भी फ्लो करेगा। तो यहाँ पे इसने ये बताया कि सोडियम जो बैलेंस है, याद रखिए सोडियम हमारा प्रिंसिपल कैटाइन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। एवरेज हमारी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 1 मिली मोल पर केजी पर डे होती है, या 600 ml ऑफ 0.9%, 600 ml 0.9% सोडियम क्लोराइड चाहिए होता है। हमारी किडनी से एक्सक्रीट होता है और इसका ये कंट्रोल होता है बाय द एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर 90% ऑफ द प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। इट्स नॉर्मल इसकी सीरम वैल्यू होती है 137 टू 147 मिली मोल पर लीटर, जबकि इंट्रा सेलुलर लेवल इसका होता है 3.5 टू 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। सीरम में 137 टू 147 और इंट्रासेलुलर लेवल होता है इसका 3.5 टू 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। हाइपोनेट्रीमिया हम तब कहेंगे जब प्लाज्मा में सोडियम 135 मिलीमोल से कम हो जाए, और ये एक कॉमन इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटी है कि सोडियम कम हो जाता है प्लाज्मा में। अनट्रीटेड अगर अक्यूट हाइपोनेट्रीमिया है तो वो सब्सटेंशियल मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी करवाती है, क्योंकि ये ऑस्मोटिकली इंड्यूस सेरेब्रल एडीमा करवा सकती है। और एक्सेसिवली अगर आपने जल्दी इसको करेक्ट करने की कोशिश की क्रोनिक वाली हाइपोनेट्रीमिया को, तो सीवियर न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हो सकती है और डेथ हो सकती है। वाई? ड्यू टू द ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन, ठीक है। तो हाइपोनेट्रीमिया तब भी होगा जब बहुत ज़्यादा टोटल बॉडी वाटर इंक्रीज़ हो जाए, तो सीरम में सोडियम कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। तो हाइपोनेट्रीमिया एसोसिएटेड होता है हाइपोवोलीमिया, यूवोलीमिया या हाइपरवोलीमिया के साथ, ठीक है। हाइपोवोलीमिया के साथ यानी उसमें लो होगा वॉल्यूम स्टेटस। तो हो क्या रहा है, पेशेंट साल्ट को लूज़ कर रहा है और वाटर को, लेकिन साल्ट ज़्यादा यूज़ कर रहा है, लूज़ कर रहा है। यू वॉल्यूमिक में होता है कि नॉर्मल वॉल्यूम स्टेटस होगा, पेशेंट फाइन दिखेगा, तो टोटल बॉडी का साल्ट तो नॉर्मल है लेकिन उसका वाटर बहुत ज़्यादा है उसकी बॉडी में, तो उसको यू वॉल्यूमिक कहेंगे। जो हाइपर वॉल्यूमिक है तो उसमें वॉल्यूम स्टेटस हाई है, एडिमा या स्वेलिंग होगी, लंग्स में क्रैकल्स होंगे, यानी बहुत ज़्यादा साल्ट है और वाटर है, बट यू हैव वे टू मच वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर इसने बताया है कि हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया में होता क्या है। हाइपोवॉल्यूमिक यानी सोडियम डेफिसिट इज रिलेटिवली स्मॉलर विथ रिलेटिवली स्मॉल वाटर डेफिसिट। हाइपोवॉल्यूमिक में याद रखें कि साल्ट और वाटर दोनों तो लॉस हुए हैं, लेकिन साल्ट ज़्यादा हुआ है, तो सोडियम डेफिसिट विद रिलेटिवली स्मॉल वाटर डेफिसिट, तो साल्ट वाला ज़्यादा हुआ है, लॉस हुए दोनों लेकिन साल्ट ज़्यादा हुआ है, तो उसको कहते हैं हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। तो उसमें एक वजह होती है रीनल से सोडियम लॉस हुआ है, या डायरेटिक थेरेपी दी गई है, स्पेशली जो थायासाइड्स हैं, एडिनोकॉर्टिकल फेलियर हुआ है, जीआई से सोडियम लॉस हुआ है, वॉमिटिंग में, डायरिया में, स्किन से सोडियम लॉस हुआ है, या बर्न में। तो ट्रीटमेंट इसका वॉल्यूम स्टेटस पे डिपेंड करता है। आप आइसोटोनिक सलाइन दोगे ताकि जो कॉन्ट्रैक्टेड इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम है उसको हम री एक्सपेंड करें। दूसरी यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया है, जो वाटर रिटेंशन से सिर्फ होगा, यानी बॉडी में साल्ट तो नॉर्मल है, बस पानी ज़्यादा आ गया है, वाटर रिटेंशन की वजह से हो, वो यू वॉल्यूमिक है। वहाँ क्या था, साल्ट और वाटर दोनों लॉस हुए लेकिन साल्ट ज़्यादा लूज़ हुआ था, डायरिया वगैरह, वॉमिटिंग, ये सारे कॉजेज से, बर्न्स। यहाँ यू वॉल्यूमिक में पानी ज़्यादा है तो सोडियम कम हो गया है ना, पानी ज़्यादा है। तो प्राइमरी पोलीडिप्सिया एक वजह है, एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट फ्री वाटर इन्फ्यूजन, सियाड, हाइपोथायरॉयडिज्म में। और इसका ट्रीटमेंट यही है कि इनका पानी बंद करना होगा, वाटर रिस्ट्रिक्ट करेंगे 0.5 टू 1 लीटर पर डे। सियाड क्या है, इसी में आ गया ना कॉज में, यू वॉल्यूमिक में, सिंड्रोम ऑफ द इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन। ये सिंड्रोम है इनएप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन सिक्रीशन का, ये क्लिनिकल सिंड्रोम है जो जिसमें इन्हेंस सिक्रीशन होगी, या एक्शन जो है ना एडीएच का ड्यू टू द वेरियस डिजीज प्रोसेस एंड मेडिकेशन परसिस्टेंट हाइपोनेट्रीमिया करवाएगा, और इनएप्रोप्रिएटली एलिवेटेड यूरिन ऑस्मोलैलिटी मिलेगी। तो सियाड करता है क्या है कि रीनल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन वाटर की प्रमोट करेगा इंडिपेंडेंटली ऑफ द सोडियम कंसनट्रेशन, तो उसके नतीजे में इनएप्रोप्रिएटली कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा, मोर देन 100 मिली ओस्मोल पर लीटर,
ठीक है। तो सियाड़ में रीनल ट्यूबुलर रिएब्जॉर्प्शन वाटर की ज़्यादा हुई है, इंडिपेंडेंट ऑफ द सोडियम कंसनट्रेशन, तो कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा मोर देन 100। तो कैसे हम डायग्नोस करते हैं सियाड़ को? जो की पॉइंट इसकी डायग्नोसिस के वो है सीरम में सोडियम कंसनट्रेशन, टोनिसिटी प्लाज्मा की और यूरिन की, यूरिन में सोडियम कंसनट्रेशन, और क्लिनिकली वॉल्यूम स्टेटस देखेंगे। तो अगर आपको फाइंडिंग में हाइपोनेट्रीमिया मिला, यानी कि सीरम में सोडियम उसका कम है, 135 मिलीग्राम से कम है, प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी कम मिली है 280 से, यानी हाइपोटोनिसिटी है, या यूरिन में ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा है 100 मिली ऑस्मोल से, यानी कंसनट्रेटेड है इनअप्रोप्रिएटली, और यूरिन में सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा मिल रही है 20 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा है, ऑस्मोलैलिटी भी ज़्यादा है, सोडियम भी यूरिन में ज़्यादा है 20 से, तो ये कंसिस्टेंट होगा विद द सियाड़ सिंड्रोम। तो यू वॉल्यूमिक में आ गया सियाड़ सिंड्रोम। ट्रीटमेंट क्या है? एसिम्प्टोमेटिक सियाड़ है तो उसको सिर्फ वाटर रिस्ट्रिक्ट करेंगे टू 1 लीटर पर डे, और इसका जो कॉजेटिव फैक्टर है उसको करेक्ट करेंगे। लेकिन अगर रिफ्रैक्टरी सियाड़ है तो उसको डेमिक्लोसाइक्लिन के साथ, याद रखें, हमने ट्रीट करना होता है, डेमिक्लोसाइक्लिन। ठीक है। अब आ जाए थर्ड टाइप पे, हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। हाइपर वॉल्यूमिक का मतलब ये नाम से पता चल रहा है कि इसमें स्वेलिंग है, हाई है, यानी साल्ट और वाटर दोनों बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वाटर ज़्यादा होगा। हाइपर वॉल्यूमिक है तो सोडियम की रिटेंशन ज़्यादा है, रिलेटिवली ग्रेटर वाटर रिटेंशन, यानी सोडियम की रिटेंशन भी है लेकिन विथ ग्रेटर वाटर रिटेंशन। तो ये अक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक भी हो सकती है। अक्यूट में आपने टर्प सिंड्रोम याद रखना है, जिसकी वजह से सेरेब्रल एडीमा हो सकता है, पल्मोनरी एडीमा, ये एक मेडिकल इमरजेंसी, और ये आपने हाइपरटोनिक स्लाइन के साथ फिर ट्रीट करनी होती है। 1.6% से लेकर 3% आप हाइपरटोनिक स्लाइन देते हो और लूप डायूरेटिक। लेकिन अगर क्रॉनिक केस है, अक्यूट में टर्प आ गया, उसकी मैनेजमेंट आ गई, क्रॉनिक में क्या वजह हो सकती है हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोवोलीमिया की? तो यानी सोडियम तो ज़्यादा है लेकिन पानी और ज़्यादा है, तो उसकी एक वजह है कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, सिरोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है। 2 किडनी वाले याद रखें, सीकेडी यानी क्रॉनिक रीनल फेलियर ड्यूरिंग द फ्री वाटर इनटेक, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक हार्ट पे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और सिरोसिस है लिवर का। तो ये क्रॉनिक में। अक्यूट में टर्प सिंड्रोम। ट्रीटमेंट यही होता है कि हाइपर वॉल्यूमिक में हमने रैपिड करेक्शन करनी होगी हाइपोनेट्रीमिया की, दैट हैज़ डेवलप्ड स्लोली ओवर वीक्स टू मंथ। तो उसको अगर हमने रैपिड कर ली तो वो हैज़र्डस हो सकता है, सिंस हमारे ब्रेन सेल्स अडॉप्ट हो जाते हैं ना स्लोली डेवलपिंग हाइपोस्मोलैलिटी को, बाय रिड्यूसिंग द इंट्रासेल्युलर ओस्मोलैलिटी, थस मेंटेनिंग अ नॉर्मल सेल वॉल्यूम। तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है सेल्स ने। तो अगर हमने जल्दी से हाइपोनेट्रीमिया को करेक्ट किया, तो अगर ऐसी कंडीशंस में अचानक से हमने एक्स्ट्रा सेलुलर की ओस्मोलैलिटी बढ़ा दी, तो उससे वाटर शिफ्ट हो जाएगा आउट ऑफ द न्यूरॉन, और एब्रप्टली उनका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा न्यूरॉन्स का, और वो डिटैच हो जाएंगे माइलिन शीथ के साथ। उसके नतीजे में माइलिनोसिस होगी और परमानेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डैमेज होगा मिड ब्रेन स्ट्रक्चर्स को, और ये जनरली फैटल है। तो रेट ऑफ करेक्शन याद रखें, प्लाज्मा में सोडियम कंसनट्रेशन जो होती है क्रोनिक एसिम्प्टोमेटिक हाइपोनेट्रीमिया का, वो 10 मिलीमोल पर लीटर पर डे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इवन स्लो रेट जनरली ज़्यादा सेफ है। और जो भी अंडरलाइंग कॉज है हमने उसको भी ट्रीट करना होगा। ठीक हो गया। उसके बाद एक और आता है सूडो हाइपोनेट्रीमिया। सूडो में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एलिवेशंस प्लाज्मा की लिपिड्स में और प्रोटीन्स में सूडो हाइपोनेट्रीमिया करवा देंगी। ठीक है। प्लाज्मा के लिपिड और प्रोटीन अगर बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे, तो सूडो हाइपोनेट्रीमिया होगा। क्यों? क्योंकि देयर इज़ नो ट्रू डिक्रीज इन द एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम रिलेटिव टू वाटर। तो अंडरलाइन कॉज भी जो है उसको भी आपने इसमें ट्रीट करना होता है। फिर आ जाए BCQ है कि मोस्ट यूजफुल टेस्ट टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ हाइपोनेट्रीमिया इज द यूरिन सोडियम एंड यूरिन ऑस्मोलैलिटी। ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया की वजह देखने के लिए, क्यों उसका सोडियम कम है, यूरिन में भी सोडियम देखेंगे, यूरिन की ऑस्मोलैलिटी भी देखेंगे। सियाड़ जो है मैंने आपको बताया ना, उसमें यूरिन की ऑस्मोलैलिटी भी हाई होगी और यूरिन की सोडियम कंसनट्रेशन भी ज़्यादा है। देखिए, यूरिन में अगर सोडियम ज़्यादा मिल रहा है तो उसका मतलब है रीनल साल्ट वेस्टिंग हो रही है। वो या तो डायूरेटिक की वजह से हो सकता है या नेफ्रोपैथी। रीनल साल्ट वेस्टिंग की 2 वजूहत होती हैं, पेशेंट या तो डायूरेटिक पे या नेफ्रोपैथी हुई है। लो यूरिन सोडियम कंसनट्रेशन हो, कम है, या लो यूरिन की ऑस्मोलैलिटी है, तो उसका मतलब है फ्री वाटर इनटेक ज़्यादा हुआ है। तो लो यूरिन में सोडियम कंसनट्रेशन, सोडियम यूरिन में कम है, लेकिन हाई यूरिन की ऑस्मोलैलिटी लेकिन ज़्यादा है, ये सजेस्ट करेगा डिहाइड्रेशन। सोडियम बेशक यूरिन में कम है, अगर सोडियम ज़्यादा है यूरिन में तो साल्ट वेस्टिंग नेफ्रोपैथी हो सकती है, डायूरेटिक का यूज़। लेकिन अगर सोडियम कम है, सिर्फ जो है वो ऑस्मोलैलिटी बढ़ी हुई है, तो वो तो हमें भी होता है, वो डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है।
अच्छा, इफ़ेक्ट्स क्या है हाइपोनेट्रीमिया के? हमेशा ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन ये प्रोफाउंड डिस्टर्बेंस भी करवा सकता है। अगर किसी का सोडियम कम है तो उसको सेरेब्रल फंक्शन भी डिस्टर्ब हो सकता है, जिसमें एनोरेक्सिया होगा, नौजा, वॉमिटिंग, कन्फ्यूजन हो रही है, लेथार्जी, सीजर्स हो रहे हैं, फटीग, मसल क्रैम्प्स, कोमा, जिसको मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी कहते हैं। अच्छा, सोडियम डेफिसिट को भी कैलकुलेट किया जाता है। 140 मेजर्ड सोडियम मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय वेट इन केजी, जहाँ पे ये 0.2 जो है ना 20% एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, जो रिप्रेजेंट करती है कंपार्टमेंट इन विच द सोडियम इज़ मेन कैटाइन। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट की हाइपोनेट्रीमिया। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज़ हाइपरनेट्रीमिया। 135 से कम था तो हाइपो, 145 से अगर सोडियम ज़्यादा हो ब्लड में, या तो वाटर का लॉस हो गया तभी पीछे सोडियम ज़्यादा हो गया है, या तो सोडियम ही ज़्यादा लिया गया है। तो ये दो वजूहत हैं हाइपरनेट्रीमिया की। तो वाटर लॉस एक वजह थी। वाटर लॉस अब हम देखेंगे कि क्यों हुआ। हाइपोवोल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया, यानी वाटर लॉस हुआ है हाइपोवोल्यूमिक, लेकिन हाइपरनेट्रीमिया सोडियम ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक वजह होगी कि रिड्यूस वाटर का इंटेक ही कम किया गया है, फास्टिंग। दूसरी हाइपरनेट्रीमिया की वजह हो सकती है वॉमिटिंग हुई है। ये सारी वो वजूहत हैं हाइपरनेट्रीमिया की, जिसमें पानी लॉस हुआ है तभी हाइपरनेट्रीमिया हुआ है। एक तो पानी कम लिया था, रोज़ा था, फास्टिंग थी, वॉमिटिंग, डायरिया में पानी कम चला गया, डायूरेटिक, बर्न्स, इनसेंसिबल लॉस, डायबिटीज़ इंसिपिडस जैसे हेड इंजरी की वजह से हो जाए, ठीक है, तो उसमें भी हाइपोवोल्यूमिया होगा। तो इसीलिए सोडियम गेन अगर हुआ, सोडियम ज़्यादा हुआ तो हाइपरवोल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया होगी। इसके अलावा एक्सेसिव सोडियम ही अगर हम देते हैं द हाइपरटोनिक आईवी फ्लूइड, तो उससे भी जो है हाइपरनेट्रीमिया हो सकती है। तो इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? सोडियम बढ़ा हुआ है ब्लड में तो नोज़ा, वॉमिटिंग होगी, कन्फ्यूजन और कन्वर्जेंस भी हो सकती है सिवियर केसेस में। ट्रीटमेंट हाइपरनेट्रीमिया का डिपेंड करता है बहुत द रेट ऑफ डेवलपमेंट पे, अंडरलाइंग कॉज पे। If there is a reason to think that the condition has developed rapidly, तो neuronal shrinkage must be acute and relatively rapid correction may be attempted. This can be achieved by infusing appropriate volume of IV fluid, isotonic 5% dextrose या hypotonic 0.45% saline at an initial rate of 50 to 70 ml per hour. However, in the older institutionalized patient, it is more likely that the disorder has developed slowly, and extreme caution should be exercised in lowering the plasma sodium to avoid the risk of cerebral edema. Where possible, the underlying cause should also be addressed. देन आ जाते हैं, अब यहाँ पे सारे हमने हाइपोनेट्रीमिया सोडियम के डिसऑर्डर्स कंप्लीट किए। अब आ जाए पोटेशियम के बैलेंस पे। पोटेशियम हमारा इंट्रा सेलुलर कैटाइन होता है। 3/4 हमारी बॉडी का पोटेशियम स्केलेटल मसल में पाया जाता है। नॉर्मल रेंज हमारे प्लाज्मा में कितनी है? 3.5 to 5 मिलीमोल पर लीटर, जबकि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में 140 to 150 मिलीमोल पर लीटर है, ठीक है। तो नॉर्मल रेंज प्लाज्मा में कितनी है? 3.5 to 5, इंट्रा सेलुलर में 140 to 150। पोटेशियम जो है वो न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये हमारे स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ मसल की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। तो सबसे पहले देखते हैं पोटेशियम कम हो गया, हाइपोकेलीमिया हो गई। कैसे डिफाइन करते हैं? जब सीरम का पोटेशियम लेवल 3.5 से कम हो जाए, 3.5 मिलीमोल पर लीटर से। क्या वजह है? या तो इनटेक ही कम था, डाइट में पोटेशियम कम लिया है, फ्री आईवी फ्लूइड्स लगे हैं जिसमें पोटेशियम नहीं था, या पोटेशियम डेफिशिएंट टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन पे है। तो एक ये वजह हो गई पोटेशियम कम होने की। दूसरी वो वजह हो गई कि एक्सक्रीट ज़्यादा हो रहा है, जैसे हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से। मेडिकेशंस जैसे डायूरेटिक, स्टीरॉयड, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ये हाइपोकेलीमिया करवाती है। या जीआई में लॉस हो सकता है, जैसे डायरेक्ट पोटेशियम डायरिया में लॉस हो जाएगा। रीनल लॉस भी हो सकता है क्योंकि सोडियम कंजर्व हो रहा है गैस्ट्रिक लॉस के रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? याद रखें कि जो पेशेंट होते हैं जिनको माइल्ड हाइपोकेलीमिया होती है, माइल्ड सी, तो उनमें प्लाज्मा में जो पोटेशियम होगा वो 3 to 3.3 मिलीमोल पर लीटर जनरली एसिम्प्टोमेटिक ही होता है, 3 to 3.3 तक। वैसे हमने कहा 3.5 से कम है तो हम हाइपोकेलीमिया कहते हैं ना, लेकिन 3 to 3.3 है तो वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। लेकिन अगर ज़्यादा प्रोफाउंड रिडक्शन होती है प्लाज्मा में पोटेशियम की, तो उससे मस्कुलर वीकनेस होगी, थकावट, टायर्डनेस, वेंट्रिकुलर एक्टोपिक बीट्स, ज़्यादा सीरियस एरिथमिया है और वो हो सकती हैं, और एरिथमोजेनिक इफेक्ट डाइजॉक्सिन के पोटेंशिएट हो जाएंगे, ठीक है। वेंट्रिकुलर एक्टोपिक बीट्स भी हो सकती हैं। तो टिपिकल हमें ईसीजी पे चेंजेस मिलेंगे, जिसमें टी वेव अफेक्ट होती है पार्टिकुलर। फंक्शनल बावल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, पोटेशियम कम हुआ है तो पैरालिटिक इलियस हो सकता है। काफ़ी टाइम से अगर हाइपोकेलीमिया होगा ना तो रीनल ट्यूबुलर डैमेज होगा, जिसको हम कहते हैं हाइपोकेलेमिक नेफ्रोपैथी। ये इंटरफेयर करेगा ट्यूबुलर रिस्पॉन्स टू एडीएच के साथ,
इसको कहते हैं एक्वायर्ड नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, रिजल्टिंग इन द पोलीयूरिया एंड पोलीडिप्सिया। तो मैनेजमेंट किस तरह है, याद रखिए कि हाइपोकेलीमिया का ट्रीटमेंट जो होता है वो इन्वॉल्व करता है कि फर्स्ट हमने उसका कॉज डिटरमाइन करना है, फिर हम उसको करेक्ट करेंगे, देन करेक्टिंग दिस वेयर पॉसिबल। याद रखिए कि अगर जो है वो प्रॉब्लम मेनली वन ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूशन में है, इफ़ द प्रॉब्लम इज़ मेनली वन ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेशियम इनटू द सेल्स, reversal of this, for example correction of alkalosis, may be sufficient to restore the plasma potassium without providing supplement। तो यानी आप एल्कलोसिस को ही करेक्ट करोगे तो उससे खुद ही पोटेशियम सही हो जाएगा, तो ये ज़्यादा बेहतर है बनस्पत के हम पोटेशियम के सप्लीमेंट्स दें। अच्छा, ओरल पोटेशियम हम मिल्क की फॉर्म में, फ्रूट जूस, हनी और बनाना की फॉर्म में दे सकते हैं। इसके अलावा ईफीवर्सेंट टैबलेट्स आती हैं पोटेशियम क्लोराइड की 2 ग्राम 6 आवरली, ये मार्केट में अवेलेबल है। आईवी पोटेशियम पे आ जाए, इंट्रावेनस पोटेशियम हम इन्फ्यूजन की फॉर्म में देते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला, वो भी हम डेफिसिट कैलकुलेट करने के बाद देंगे। डेफिसिट कितना होता है, वेट इन केजी को 0.6 से मल्टीप्लाई करना है, 4.0 माइनस सीरम लेवल, तो 0.6% जो है ना ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड है जहाँ पे हमारा पोटेशियम मेजर केटाइन है। तो ये डेफिसिट आप जो है डेली रिक्वायरमेंट में फिर ऐड करते हो, तो टोटल डोज हमेशा जब भी दोगे उसमें डेफिसिट प्लस डेली रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, सेफ़ रूल्स क्या हैं पोटेशियम देने में, कभी भी आप इसको बोलस में इंजेक्ट नहीं करते पोटेशियम को। पोटेशियम आप 5% डेक्सट्रोज वाटर में ऐड करते हो, नॉर्मल सलाइन में या किसी और क्रिस्टलॉइड में। याद रखिए कि यूरिन का आउटपुट एटलीस्ट 40 ml पर आवर होना चाहिए बिफोर गिविंग पोटेशियम, 40 ml पर आवर उसका यूरिन होना चाहिए पोटेशियम देने से पहले, 1 घंटे में 40 ml। अगर नॉट मोर देन 40 मिलीमोल ऑफ पोटेशियम शुड बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में 40 मिलीमोल ऑफ पोटेशियम है तो उसको आप ट्रांसफ्यूज़ नहीं करोगे इन लेस देन 4 आवर्स, ठीक है। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर जो है वो इफ़ द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 40 मिलीमोल ऑफ पोटेशियम, इट शुड नॉट बी ट्रांसफ्यूज्ड इन लेस देन 4 आवर्स। जल्दी नहीं देना, 40 मिलीमोल जितना बड़ा आप जल्दी दे रहे हो ऐसा नहीं करना, 4 घंटों से जल्दी नहीं देना। अच्छा देखिए, अगर मैग्नीशियम की डिप्लीशन भी साथ में पेशेंट को है तो आप मैग्नीशियम की भी रिप्लेसमेंट आपने देनी होगी हाइपोकेलीमिया के लिए टू बी करेक्टेड, सिंस लो सेल मैग्नीशियम जो है वो इन्हेंस करता है मैकेनिज्म फॉर ट्यूबुलर पोटेशियम सिक्रीशन, तो और ज़्यादा यूरिन में लॉस होगा। आप पोटेशियम दे रहे हो, फ़ायदा हो ही नहीं रहा क्योंकि मैग्नीशियम कम है, तो मैग्नीशियम दोगे ताकि वो यूरिन में पोटेशियम लॉस ना हो। कुछ सर्कमस्टांसेस में पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक जैसे अमाइलोराइड ये भी असिस्ट करेंगे इन करेक्टिंग द हाइपोकेलीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, स्पेशली जब लूप या थायाजाइड डायूरेटिक अंडरलाइंग कॉज हो, ठीक है। तो आप इस तरह के पोटेशियम स्पेयरिंग देते हो। जिस तरह सिरोटिक पेशेंट है, थायाजाइड पे था, अब उसका पोटेशियम कम हो रहा है, हाइपोकेलीमिया हो रहा है, तो फिर उसको आप पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक दोगे, ठीक है। वैसे इनको जो है ज़्यादातर सिरोसिस में हाइपो नहीं हाइपरकेलीमिया का रिस्क होता है, ठीक है, हाइपरकेलीमिया। अच्छा, अब हाइपरकेलीमिया क्या है, सीरम की पोटेशियम कंसनट्रेशन 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो जाए, एलिवेट हो जाए अबव द नॉर्मल रेंज। तो क्यों पोटेशियम ज़्यादा होता है, उसके क्या काजेज़ हैं, बहुत ज़्यादा पोटेशियम इंटेक किया गया हो, या पोटेशियम का सेल से रिलीज़ ज़्यादा हुआ है, या किडनीज से वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो इंक्रीज इंटेक या तो ओरल या आईवी सप्लीमेंट्स में उसने ज़्यादा लिया है, या रेड सेल्स की लाइसिस हुई है ट्रांसफ्यूजन के बाद, तो हाइपरकेलीमिया होगा। हीमोलाइसिस भी एक वजह बनती है, हीमोलाइसिस, रेब्डोमायोलाइसिस और क्रश इंजरीज, ये क्या करेंगी कि सेल मेम्ब्रेन्स को डिसरप्ट कर देंगी और इंट्रा सेलुलर पोटेशियम रिलीज़ होगा इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, क्रश इंजरी, रेब्डोमायोलाइसिस, हीमोलाइसिस। इसके अलावा एसिडोसिस और जो रैपिड राइज है एक्स्ट्रा सेलुलर ऑस्मोलैलिटी का फ्रॉम द हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, और एसिडोसिस में भी। या फिर अगर आईवी मैनेटोल दिया है तो वो भी सीरम के पोटेशियम लेवल को बढ़ाएगा, तो उससे भी शिफ्ट होगी पोटेशियम आयन की टू द एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। अब क्योंकि 98% ऑफ द टोटल बॉडी पोटेशियम जो है वो हमारे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में होता है, तो इवन अगर स्मॉल शिफ्ट भी होती है इंट्रा सेलुलर पोटेशियम की आउट ऑफ द इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट, तो उससे सिग्निफिकेंट राइज आएगा एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम के अंदर। नंबर ऑफ़ मेडिकेशन कंट्रीब्यूट करती है हाइपरकेलीमिया में, जिसमें एक तो पार्टिकुलरली अगर साथ में पेशेंट को रीनल इनसफिशेंसी हो तो उसमें पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, एसी इनहिबिटर, ठीक है, और पोटेशियम स्पेयरिंग भी मैंने आपको बताया, एनसेड्स भी करवाती हैं, स्पाइरोनोलेक्टोन और
एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर एल्डोस्टेरोन की एक्टिविटी के साथ इंटरफेयर करेंगे तो नॉर्मल रीनल मैकेनिज्म जो है पोटेशियम की एक्सक्रीशन का वो इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। acute and chronic renal insufficiency also impairs the potassium excretion। अब आ जाए इफ़ेक्ट्स पे। तो हाइपरकेलीमिया के जो सिम्टम है वो प्राइमरीली जीआई, न्यूरोमस्कुलर और कार्डियोवास्कुलर होते हैं। जीआई के सिम्टम्स आपने एक तो याद रखना है कि नोशा, वॉमिटिंग, इंटेस्टाइनल कॉलिक और डायरिया होगा। न्यूरोमस्कुलर में उसको वीकनेस हो सकती है, असेंडिंग पैरालिसिस से लेके रेस्पायरेटरी फेलियर, ठीक है, असेंडिंग पैरालिसिस या रेस्पायरेटरी फेलियर। अर्ली कार्डियोवास्कुलर साइन आपको ईसीजी पे नज़र आएंगे। इवेंचुअली ये हीमोडायनामिक सिम्टम करवाएंगे, एरिथमिया और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ईसीजी के चेंजेस आपको हाइपरकेलेमिया में हाई पीक्ड टी वेव मिलेगी अर्ली में, फिर वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलता है, पी वेव फ्लैट हो जाएगी, पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा यानी फर्स्ट डिग्री ब्लॉक, साइन वेव फॉर्मेशन और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस, ठीक है। मैनेजमेंट यही है कि मायोकार्डियम को आप प्रोटेक्ट करेंगे 10 ml ऑफ 10% कैल्शियम ग्लूकोनोट दोगे, 50 ml ऑफ 50% ग्लूकोज विथ 10 यूनिट ऑफ इंसुलिन या सेल्ब्यूटामोल 0.5 मिलीग्राम इन 100 ml ऑफ 5% ग्लूकोज। तो इंसुलिन ग्लूकोज दे सकते हो, सेल्ब्यूटामोल, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो ये जो ग्लूकोज इंसुलिन दे रहा है ये पुश करेगा पोटेशियम को फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इनटू द सेल्स। इसके अलावा एसिडोसिस को भी आप करेक्ट करोगे सोडियम बाइकार्ब दे के। एक्सेसिव सोडियम बाइकार्ब एग्रेवेट द एसिडोसिस, इट इज़ कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द सेल। आयन एक्सचेंज रेजिन आर आल्सो न्यूट्रलाइज एक्सेसिव पोटेशियम, यानी कि एक्सेलेट भी दे सकते हैं, रेजिन है ये। डायलाइसिस भी कर सकते हैं सीवियर फॉर्म में। दैट्स इट, लास्ट में ऑप्शन हाइपरकेलेमिया का डायलाइसिस होता है। तो नेक्स्ट आ जाए हाइपोकैल्सीमिया पे, लास्ट टॉपिक रह गया हाइपोकैल्सीमिया। लास्ट टॉपिक की खुशी अलग होती है, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया डिफाइन हुआ है कि सीरम में जो कैल्शियम है, याद रखें 8.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाए या डिक्रीज आ जाए आयोनाइज्ड कैल्शियम में टू अ लेवल बिलो 4.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर।